subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से केमिस्ट्री ग्रेड 9th का एक बहुत अहम टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपको बहुत दफ़ा जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तकरीबन जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एक जो पार्ट होता है वो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से जो है वो देखना है और ये आपको एग्ज़ाम में कई दफ़ा जो है वो पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड और मिक्सचर को पिछले 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपको काफ़ी हद तक जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो फार्मेशन की हम बात करें तो ये जो आपके पास कंपाउंड है ये क्या होता है, ये केमिकली जो है वो इसकी फार्मेशन होती है, ये केमिकली कंबाइन, या इसको आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। एलिमेंट्स जो हैं ये क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करेंगे, और ये जो मिक्सचर होगा इसको हम क्या करते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। एलिमेंट्स जो हैं ये दो या दो से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स जब आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है, और मिक्सचर को हम क्या करते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप आयरन फिलिंग्स का जब सैंड के साथ मिक्सचर बनाते हैं तो ये क्या एक सिंपल मिक्सिंग है, तो सिंपल मिक्सिंग से आप इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। इसी तरह आप कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं, सिंपल मिक्सिंग है। तो ये आप कोई भी दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स कर देते हैं, दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर देते हैं जो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करते हों, तो ये क्या बनाते हैं, मिक्सचर्स बना देते हैं। तो ये इनकी फार्मेशन है। फिर इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये अपनी प्रॉपर्टी जब कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देते हैं, ये खो देते हैं। ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो बरकरार नहीं रखते, अपनी शनाख्त को बरकरार नहीं रखते। सपोज हम पढ़ते हैं जी, आपके पास ये एक रिएक्शन है O2 H2O, ये आपके पास क्या गैस है, ये भी आपके पास क्या गैस है, ये आपके पास क्या है, लिक्विड है। तो जब आप इसका प्लैटिनम, तो जब आप इसका रिएक्शन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके पास वाटर प्रोड्यूस होता है। तो जो वाटर प्रोड्यूस होगा इसमें हाइड्रोजन जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। फिजिकली अगर हम देखें तो ये गैस है, ये गैस है, और इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। तो ये जो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं ये क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिटेन नहीं रखते, बल्कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद अपनी शनाख्त को जो है वो खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रख सकते। जबकि हमने सैंड और आयरन फिलिंग्स का जो मिक्सचर था उसको देखा था, तो वो दोनों जो हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। मिक्स होने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते। तो ये आपने एक डिफरेंस जो है वो याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो है वो है मैस रेशो। तो मैस रेशो जो है ये क्या होती है, जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो इनके मैसेज के दरमियान जो रेशो होती है वो क्या होती है, फिक्स रेशो होती है। जैसे हमने वाटर में पढ़ा था 1:8 की रेशो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ा था ये 3:8 की रेशो जो है वो होती है कार्बन और ऑक्सीजन में, इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन केस ऑफ वाटर। तो इनमें क्या होता है, ये जो एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज की जो रेशो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। नो फिक्स्ड रेशो ऑफ मैसेज। तो मैसेज की जो रेशो है वो क्या होती है, फिक्स नहीं होती।
तो ये तीसरा डिफरेंस है कि जो मैसेज है उनकी रेशियो फिक्स होगी, कंपाउंड होगा, और मिक्सचर में कंपोनेंट के जो मैसेज होते हैं उनकी रेशियो फिक्स नहीं होती। सेपरेशन, इनको हम जो है वो फिजिकल वे से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड से या सिंपल मेथड से इनकी जो सेपरेशन है वो नहीं हो सकती, सेपरेशन नहीं होगी। जबकि मिक्सचर जो है इनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था हम इसको डिस्टिलेशन के ज़रिए कर सकते हैं, हम इसको मैग्नेट बार यूज़ करके कर सकते हैं, हम इसको एवेपोरेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं, हम फिल्ट्रेशन करके क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। ये आपने याद रखना है एक डिफरेंस। उसके बाद है कंपोजिशन। कंपोजिशन में ये है कि ये हमेशा क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे, और ये जो है ये हमने पढ़ा है कि ये होमोजीनियस भी होते हैं और ये हेट्रोजीनियस भी होते हैं। इनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम भी रहती है और सेम नहीं भी रहती, सेम रहती है और नहीं भी रहती। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है और होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। फिर हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देखें तो इनके जो क्या होंगे, फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होंगे, और इनके जो हैं वो फिक्स नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, आपके पास सोडियम क्लोराइड है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 108 सेल्सियस होता है, ये फिक्स होगा किसकी सूरत, ये क्या है, हम कहते हैं ये किसका है, हमेशा ये टेबल साल्ट का, सोडियम क्लोराइड का, NaCl का ही मेल्टिंग पॉइंट होगा। इस तरह हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, प्योर वाटर जो है हम कहते हैं जी इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 सेल्सियस है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 सेल्सियस है। इस तरह हम एथानॉल का जो है वो कहते हैं ये क्या है, 70.1 सेल्सियस है, किसका, एथानॉल का। तो ये जो है ये सारे क्या हैं, कंपाउंड्स, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड का, ये क्या होगा, ये हमेशा शार्प या फिक्स होगा। और जबकि मिक्सचर की सूरत में ऐसा नहीं होता, उसमें जो कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं उनकी जो है वो अट्रैक्शन की बेसिस पे एक तो उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में कमी या इजाफा हो सकता है, दूसरा वो फिक्स नहीं होता, वो रेंज की सूरत में जो है वो पाया जाता है। तो ये आपने इसमें डिफरेंस जो है वो याद रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा एक और आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो एक होता है एटॉमिक नंबर और दूसरा होता है मास नंबर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आपने पढ़ा होगा कि जो एटम है ये हमारे पास इसके दरमियान में क्या होता है जी, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और ये आपके पास जो है वो क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो सेंटर होता है किसी एटम का, इसमें क्या है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो बेसिक जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो आपके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो हम इनको यूज़ करते हुए एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होगा आपके पास, ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in a nucleus of an element। क्या होगा, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उसकी तादाद को आप क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। Number of protons present in the nucleus of an element is known as atomic number। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक जी लेटर है उसके साथ हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को।
तो मिसाल के तौर पे आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8, मास नंबर जो है वो 16 है। तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन का ये जो जब हम लिखते हैं तो एलिमेंट के जो है वो लेफ्ट साइड पे जो बॉटम में होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा एटॉमिक नंबर, और अपर साइड पे जो होगा वो क्या होगा आपके पास मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर चाहे वो कितने 8 है, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने 8, यानी जो प्रोटॉन्स की तादाद है वही क्या होगी इसकी एटॉमिक नंबर की जो है वो एटॉमिक नंबर होगा। और इसके बाद हम बात करें कार्बन का जो है वो 6 है, तो हम कहते हैं जी कार्बन में प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है 6 है। फिर आप बात करेंगे जी हाइड्रोजन है, इसका 1 है, तो इसका आपके पास प्रोटॉन की तादाद क्या होगी 1 होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमारे पास था जी मास नंबर। दूसरा क्या था मास नंबर। मास नंबर को आपने कैसे याद रखना है, ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होगा सम होगा, यानी सम ऑफ protons and neutrons in the nucleus of एलिमेंट। तो ये क्या होगा एटॉमिक मास या मास नंबर क्या होगा, ये न्यूक्लियस में मौजूद ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मजमुआ होगा, जो सम होगा, उसको हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है एटॉमिक मास है या मास नंबर है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, आप एटॉमिक जो इसका होता है एटॉमिक मास, इसको कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो अगर हम ये बात देखें यहाँ पे ऑक्सीजन है आपके पास, तो इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, और इसका ये जो आपके पास मास नंबर है वो कितना है 16। तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें 8 ही प्रोटॉन है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन कितने हैं। अगर प्रोटॉन हमें पता है तो बाकी हम टोटल में से इसको माइनस करें तो किसकी तादाद आ जाएगी, न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स भी 8 हैं और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 8 हैं। इस तरह हम कार्बन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये 14th होता है। तो फिर ये हम कहेंगे कि इसमें जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो तो 6 है, सॉरी 12 इसका कार्बन का, एक 12 होता है, एक 13 होता है, एक 14 जो है वो आइसोटोप होता है। तो यहाँ पे हम पहले किसकी बात करेंगे 12 वाले की। तो 12 वाले की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन की जो तादाद है उसको हमने क्या नाम दिया है एटॉमिक नंबर। हमें पता है प्रोटॉन कितने हैं 6, तो इसका एटॉमिक मास कितना है 12, इसका मतलब है इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे 6। तो एटॉमिक मास में से आपने क्या करना है एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, तो आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। न्यूट्रॉन की तादाद को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका एटॉमिक मास होगा उसमें से आपने एटॉमिक नंबर को क्या करना है माइनस करना है, तो आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। तो ये छोटी सी डेफिनेशंस जो हैं वो दोनों आपने याद रखनी है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर क्या होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है मजमुआ होता है, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको क्या जो है वो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मजमुआ होता है। तो अगर हम न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो निकालना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हमें प्रोटॉन का पता है, उसका एटॉमिक मास भी पता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास तादाद आएगी वो क्या होगी। जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है जी, ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक मास 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी, ये आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस तरह इसमें से, और इसका अगर हम दूसरा आइसोटोप देखें C613, तो इसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होगी, 13 में से 6 माइनस करें तो ये 7 आपके पास है। अगर हम इसका 14 वाला करें C614, तो इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है 6 है, तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन शार्ट पूछा जा सकता है
कि आपको एक एलिमेंट दिया जाता है, उसमें आपको प्रोटॉन्स की तादाद बताई जाती है और उसका एटॉमिक मैस बताया जाता है, तो कहा जाता है जी न्यूट्रॉन की जो है वो फाइंड करें तादाद, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो इसके अंदर हमने जो डिस्कस की हैं चीज़ें वो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडर एंड मिक्सचर, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एक पार्ट जो आता है, 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। जो पहले चैप्टर में एक पार्ट है वो ये पूछा जा सकता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 तरह से। इसको डिफाइन करने की सूरत में जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि इसको डिफाइन करें। दूसरा आपको क्या किया जाता है, क्या क्वेश्चन दे देता है वो एग्जामिनर, कि आपको एक एलिमेंट देता है, उसमें जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो बता देता है, या एटॉमिक नंबर है वो बता देता है, और उसके बाद जो है वो मैस नंबर है बता देता है। तो फिर वो कहता है इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ये MCQs भी पूछा जा सकता है। तो ये आपने जहन में रखते हुए इस टॉपिक को स्टडी करना है कि इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है रिलेटिव एटॉमिक मास पे लेक्चर होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।